ईवीएम जिंदा है या मुर्दा है? आज प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर विपक्ष पर तंज किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि मैंने 4 जून को पूछा कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। मोदी का यह तंज ईवीएम पर था। पीएम ने कहा कि उम्मीद है अब 2029 तक ईवीएम पर चर्चा नहीं होगी। आज हम ईवीएम पर कुछ सवालों पर बात करेंगे और खास तौर से समझेंगे कि क्या 2024 के चुनाव नतीजों ने ईवीएम पर बहस को हमेशा के लिए रोक दिया है या फिर यह अपनी सहूलियत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से फिर से ईवीएम पर निशाना साधा जाता रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं कि ईवीएम को लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी ने किस तरह से विपक्ष पर तंज कसा। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की। आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। तो ये आपने मोदी को सुना और अपने पुराने अंदाज, अपने पुराने तेवर में नजर आए, तंज कसा विपक्ष पर और कहा कि जब 4 जून को नतीजे आए तो आंकड़े वाकड़े ठीक है। मैंने किसी से पूछा कि क्या ईवीएम जिंदा है या मर गया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम व्यास जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी भी हमारे साथ चर्चा में। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत करूं। पहला सवाल लूं उससे पहले एक अहम बयान आपको हम और बता देते हैं। दरअसल चुनाव चूंकि ये ज्यादातर हिंसा मुक्त रहा है, तो चुनाव आयोग ने इसे महात्मा गांधी को समर्पित किया और उसके बाद राजीव सिंह ने यह भी कहा कि ईवीएम ने अपना अच्छा काम किया है, वो खराब मुहूर्त में पैदा हुई, इसी वजह से उस पर निशान, धब्बे, दाग लगते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं और वो हर बार चुपचाप आती है, ईमानदारी से अपना काम करती है। और जब ईवीएम का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब ईवीएम को अगले चुनाव तक आराम करने दीजिए। तो जरा ये सवाल मैं स्वदेश जी से शुरुआत करता हूं इस चर्चा की। स्वदेश जी, ईवीएम में अब कोई खोट नहीं है या खोट है, और खोट के बावजूद आपको बढ़त मिली, या कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम किया ईवीएम ने? आसिफ भाई, आप विद्वान पत्रकार हैं और मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको होगा। 2014 के पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं लगातार ईवीएम को कोसते थे, ईवीएम बंद किए जाने की मांग के लिए सभाओं में आह्वान करते थे, चुनाव आयोग को बाकायदा आवेदन दिया कि ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं। और हम भी ये मानते हैं कि ईवीएम को जिन विकसित देशों ने इजाद किया उनने भी ईवीएम पर भरोसा नहीं जताया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इसलिए घबराहट बौखलाहट हो गई कि कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदया, इन तीनों ने प्रोत्साहित किया था देश भर के लोगों को कि आप शेयर में निवेश कीजिए, जबरदस्त फायदा होगा, 400 के पार सीटें आएंगी। और जो आप देख रहे हैं एग्जिट पोल, ये इस पर आप पैसा जीत जाएंगे। 30 लाख
करोड़ रुपए लोगों का डूब गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जेपीसी की मांग इस पे माननीय राहुल गांधी जी ने क्या कर डाली, आप अपने ही सवाल में उलझ गए, क्योंकि आपने ईवीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर आंदोलन किए, सबसे ज्यादा डिमांड की, सबसे ज्यादा पब्लिक डोमेन में अगर ये बयान आया तो आपका आया 2014 के पहले। अभी भी देख लीजिए आप सर्च करके, तो आपको विरोध करते हुए नजर आ जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और आज ये वे कह रहे हैं, हाँ ये बात जरूर है कि चुनाव में गड़बड़ियां धांधलियां हुई हैं, ये बात सीडब्ल्यूसी की हमारी बैठक हो रही है, उसके बाद क्या नतीजा निकलता है हम जरूर मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे भी कि कहां किस किस तरह की गड़बड़ियां हुई है। स्वदेश जी, निश्चित रूप से गड़बड़ियां एक तो नहीं हुई पहली होती बात तो आपने इंडिया कहा कि गठबंधन सरकार मैं आपसे बदल ज्यादा रहा जानता होता। हूं, ये आपकी गलतफहमी है। दूसरी बात, आपने जो कहा ईवीएम पर, तो अगर उस वक्त विपक्ष मांग करता था तो आप तो संवेदनशील सरकार थे, तो बदल देते चुनाव का तरीका। तीसरी बात, अगर वाकई ईवीएम इतनी अच्छी थी तो फिर आप उस पर सवाल क्यों उठाते हैं? हमने ये देखा इस चुनाव में भी, आपने भी सुन लिया होगा, शायद आपके चैनल पर भी चला होगा कि राजगढ़ के चुनाव में चांचौड़ा विधानसभा के 171 नंबर बूथ पर 11 वोट डाले गए और दिखाई दे रहे 55 वोट। ये स्क्रीन पे सबने देखा और वीडियो बना, बाकायदा वायरल भी हुआ। तो क्या है, ये मशीनरी है, इस पर विश्वास उनने नहीं जताया जिन्होंने इनका निर्माण किया, उनने बंद कर दिया है। और अगर देश मांग कर रहा है, मैं समझता हूं कांग्रेस छोड़ दीजिए, कोई भी राजनीतिक दल छोड़ दीजिए, पूरे देश के बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, अधिवक्ताओं ने, सबने लगातार ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किए। मैं समझता हूं अन्ना हजारे से ज्यादा बड़े आंदोलन किए। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये लगा कि अब तो चाबी मेरे हाथ में है, मैं बंद कर दूंगा। तो ये आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनने बहुत कोशिश की आसिफ साहब प्रभु राम का नाम लेकर के राजनीति करने की। इन्होंने पूरे मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, उनका गुंबद नहीं बना, उन पर ध्वजारोहण नहीं हुआ और इन्होंने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, उसने उनका अपमान किया। इससे अयोध्या में प्रभु राम ने इनको हरा दिया, आईना दिखा दिया कि आप हम पर राजनीति न करिए। हम देखिए, स्वदेश जी बहुत मंजे हुए प्रवक्ता हैं। हमको आधा घंटा में ईवीएम पे ना रहूं, इसके लिए वो राम मंदिर पे भी डिबेट ले गए, वो जेपीसी पे भी ले गए, शेयर मार्केट पे भी ले गए, अभी फिर वो बाकी जगहों पे भी ले जाएंगे। स्वदेश जी, इससे पहले आप मुझे कहीं दूर ले जाएं और बिना वीजा के वापस ना आ पाऊं, इसलिए मैं जरा अभी इसको प्रेम व्यास जी के पास जाता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, आप तो फिर सीधा सवाल मेरा आपसे यही है सर, ईवीएम ने अपना काम दिखाया, आप पे बड़े आरोप लगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, यहां गड़बड़ी है, वहां गड़बड़ी है, लेकिन एक सवाल दिग्विजय सिंह ने तब उठाया, वो सबसे ज्यादा ईवीएम पर हमलावर रहते थे और वो चर्चा में भी आ गया, स्वदेश जी ने भी कहा कि उनके खुद लोकसभा क्षेत्र की 2 बूथों पर यह शिकायत आई कि ईवीएम की सील मैच नहीं कर रही है। जिस तरह से दर बदर बार बार एप्लीकेशंस लगी और बार बार निर्णय दिए, उन्हीं निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई चिन्हित करके इस तरह का कृत्य सामने आता है तो 4 या 5 जगह से जो पुनर्मतदान की या पुनर्गणना की जो व्यवस्था रहेगी, उसके बाद वोटर टर्नआउट ऐप जो है हर घंटे जो उनको अपडेट करता रहेगा। वहां कोई आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे पुनः वहां पर जो है जांच प्रारंभ हो सकती है। लेकिन समस्या क्या है आसिफ भाई कि 2004 से 2014 के मध्य में जैसी राजनीति चल रही थी और उसके बाद में आप देखिए हर बार चुनाव में एक नया ही चिन्ह जो है कांग्रेस उत्पन्न करती है। राफेल का चिन्ह हो, पेगासस का चिन्ह हो, एलआईसी का चिन्ह हो, एसबीआई का चिन्ह हो और उसके बाद में ईवीएम का चिन्ह और चुनाव आयोग का चिन्ह। इसके पूर्व में तो कह रहे थे कि चुनाव आयोग जो है गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग जो है बात नहीं सुन रहा है, चुनाव आयोग जो है ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। इस तरह के आरोप लगाना भारत के जो है न्याय प्रणाली तंत्र पर और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं कार्य कर रही है, और जैसा इन्होंने कहा था, मैं उस विषय पर आज नहीं जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब क्या आप जो है विपक्ष का नेता बनने के पहले क्षमा याचना करेंगे। जिस तरह से आपने पूर्व में कहा है, विदेश की धरती पर बैठ करके कहा है कि भारत में संवैधानिक संस्थाएं जो समाप्त हो चुकी है, जितने भी न्यायिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्य खत्म कर चुकी है। वाई द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आर नॉट रिएक्टिंग, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, ये तो कह चुके हैं ना। और उसके बाद में जो है ये जिन्न का आना 2024 तक जो है नया जिन्न उत्पन्न करेंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी से अवगत कराया। अब स्टॉक मार्केट को लेके अगर एक महिला पत्रकार प्रश्न करती है तो राहुल जी कह देते कि वो मेरा टी शर्ट जो है
प्रेम जी, आपकी आवाज चली गई, आपने म्यूट कर लिया शायद अपने आप क्या को। हाँ, अब ठीक है, बोलिए। जी, इस तरह के अगर प्रश्न होंगे और उसके बाद में झूठ प्रदर्शित करना, पहले यहां बैठ के स्वदेशी भी झूठ प्रदर्शित कर रहा है। आप बताइए, स्टॉक मार्केट रिकवर हो चुका है, क्यों नहीं बता रहे जनता को? 3000 पॉइंट्स की रिकवरी हो चुकी है, 21 लाख करोड़ रुपया रिकवर हो चुका है, लेकिन यहां बैठकर झूठ प्रदर्शित करना है शीर्ष से लेकर अर्श तक, और उसके बाद में जो है यहां आकर सिर्फ चिल्लाना। आप बताइए ना, जो चीजें अगर हो चुकी है, क्षमा याचना करिए हम कि हाँ ईवीएम ने अच्छा काम करा है, चुनाव आयोग ने सही काम करा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश ये एक पॉइंट है कि इस पर अभी तक स्वीकृति या सहमति नहीं आई है। बाकी मैं शेयर मार्केट पे ज्यादा जाऊंगा नहीं, एक दो बार मैंने भी शेयर लिए थे तो वो डूब गए मेरे शेयर, तो मुझे जरा समझ है नहीं उसकी, तो मैं वहां सवाल भी नहीं पूछूंगा, क्या फायदा। मैं अनुराग जी के पास जा रहा हूं। अनुराग जी देखिए, एक ईवीएम हैक हो जाना, ईवीएम में उसे हैक करके अपने पक्ष में कुछ चीजें कर लेना, ये एक अलग विषय है, और ईवीएम बदल देना, सील मैच ना होना या कहीं की ईवीएम कहीं आ जाना, वो एक अलग विषय है। कांग्रेस की आपत्ति यदि वहां तक सीमित है कि ईवीएम ही बदल दी गई तो समझ में आता है। बाकी रही जहां तक बात हैकिंग की, तो चुनाव आयोग ने, कोर्ट ने पर्याप्त वक्त विपक्ष को दिया है कि आइए हैक करके दिखाइए, साबित करिए। राजीव सिंह ने खुद कहा सीईसी ने कि 40 बार कोर्ट से इस तरह की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, तो ईवीएम का रोना कब तक रोया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, एक बड़ी पुरानी कहावत है, अच्छा अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो अपने पक्ष में नतीजे तो ईवीएम अच्छी, और नहीं तो फिर ईवीएम बुरी। बिल्कुल आसिफ, और मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर यानी हिंदी में अस्वीकरण दे दूं कि मैं पिछले 2 दशकों से जितने चुनाव कवर किए हैं और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है। ठीक बात। दरअसल ईवीएम को लेकर जो चर्चा होती है वो पिछले 10 सालों से होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है आसिफ कि पिछले 10 सालों से ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले 1980 में जब ईवीएम बना तो 1982 में किसी हिंदी भाषी या किसी गुजरात में कोई ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे पहला इस्तेमाल केरल में हुआ 1982 में, और उसके बाद चाहे 1998 हो और उसके बाद के चुनाव हो, धीरे धीरे ईवीएम का इस्तेमाल बढ़ा है। पहले जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 16 या 46 लोकसभा में, 2004 वो साल था जब ईवीएम का प्रयोग पूरे चुनाव में हुआ। और आपको पता है कि 2004 में नतीजे क्या हुए थे, सरकार किसकी थी और नतीजे क्या हुए, किसकी सरकार लौट करके आई। तो यानी बीजेपी की सरकार थी और ईवीएम के रहते वो चली गई, और उसके बाद 10 साल से सत्ता में कांग्रेस रही है। कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आती है, उसके बावजूद अगर ईवीएम पर ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तो बेमानी है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ईवीएम की मशीनें अब आ गई हैं, ये 4थे जनरेशन की ईवीएम मशीन है, और अगर आप इसके बैटरी पैक के आसपास भी हाथ लगाते हैं तो फैक्ट्री मोड में चली जाती है। और फैक्ट्री मोड में जाने का मतलब ये नहीं कि वहां पर आप उसको ठीक कर लेंगे, उसके बाद वो सबके लिए व्यर्थ हो गई, वो सीधे फैक्ट्री में जाकर ही वो ठीक ठाक हो पाएगी। उस ईवीएम का कोई इस्तेमाल नहीं होता। इस बार फॉर्म 17C को लेकर के बहुत चर्चा हुई है। स्वदेश जी बैठे हैं, प्रेम जी बैठे हैं, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे अकेले में भी पूछ लीजिएगा कि क्या पोलिंग एजेंट्स को पहले फॉर्म 17C नहीं दिया जाता था, और क्या सिर्फ एक पोलिंग एजेंट को दिया जाता है? सारे पोलिंग एजेंट्स के सामने सारी ईवीएम सील होती है, ईवीएम का नंबर लिखा होता है। कितने लोगों ने, पहले 3280 लोग शायद एक ईवीएम में वोट कर सकते थे, अब उसकी संख्या थोड़ी कम हो गई, तो कितने लोगों ने वोट किया है, ईवीएम का सीरियल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी हर प्रत्याशी और हर पोलिंग एजेंट को दी जाती है। और यही जानकारी वो काउंटिंग एजेंट के साथ साझा करता है। काउंटिंग एजेंट के सामने जब मशीन खोली जाती है तो वो जानकारी वहां पर सत्यापित की जाती है कि ये ईवीएम था और इसमें इतने वोट थे और इस ईवीएम का कोड यही था। उसके बाद वो मशीन खोली जाती है, और इस दौरान पूरी की पूरी प्रक्रिया 3 स्तरीय सुरक्षा में होती है जब वो ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाती है। अगर ईवीएम बदल दिया गया तो जाहिर सी बात है उसका कोड कोई और होगा, और अगर कोई और कोड होगा तो वहां सत्यापन में वो छूट जाएगा। तो ऐसे में कैसे संभव है कि अगर आपने ईवीएम बदल भी दिया, ये जो एक थियोरी चलती है कि ईवीएम बदल दिया महाराज और उससे ये हो गया, तो फिर वो तो कोड सामने नहीं आएगा। तो 50 ऐसी चीजें हैं जिसको मैं सामने ही ध्वस्त कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश में बिंदुओं पर कोई वैचारिक विमर्श होता ही नहीं। आपने एक अच्छा पॉइंट रखा, तो इसमें हम राम मंदिर से लेकर के फलाना से लेकर हम दुनिया जहान पूरी दुनिया की सैर कराएंगे, जैसा आपने कहा, बगैर पासपोर्ट और वीजा के, पर मुद्दे की बात नहीं करेंगे। आप पॉइंट बाय पॉइंट बताइए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि क्यों ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ठीक, मैं अनुराग सर इस पर आता हूं। स्वदेश जी, मेरा एक सवाल, जब 23 में चुनाव हो रहे थे, उससे पहले 23 में तो खैर यहां मैंडेट से पूरी सरकार आ गई बीजेपी की, लेकिन 18 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी
उस वक्त ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, उस वक्त पूरे मैंडेट से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी। और जब जब कुछ कांग्रेस साथियों से पूछा गया कि अब ईवीएम का क्या हुआ, तो उसमें यह भी हमें जवाब सुनने को मिले थे कि कुछ राज्यों को तो बीजेपी छोड़ ही देगी, वरना पूरा पूरा शक चला जाएगा। तो अगर ये कहने की बजाय आप अपने कार्यकर्ताओं से अपनी कमियों, अपनी गलतियों पर बात करते, तो शायद कार्यकर्ता मेहनत करता। आपके द्वारा दिए गए बयानों, आपसे मेरा मतलब पार्टी के बड़े नेता और बाकी नेताओं से है, कि उनके द्वारा दिए गए बयानों से कार्यकर्ता का मोराल भी डाउन हुआ कि हम जितनी मेहनत करेंगे ईवीएम की वजह से वो गड़बड़ी हो ही जानी है। और दूसरी बात, उन्होंने फिर अपनी हार का ठीकरा वो ईवीएम पर उन्होंने भी फोड़ना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि एक सकारात्मक तरीके से उस हार को स्वीकार करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, कम से कम 23 में या उससे पहले जब तक आप आरोप लगाते रहे? जनादेश को तो हमने स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद हमने लोकसभा के चुनाव की तैयारी की, और तैयारी में माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से जुट गया और हमने चुनाव लड़ा भी। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं से हमेशा डरती रही है, इसीलिए सूरत में 8 के 8 प्रत्याशियों से नाम वापस दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राज्य में शुरुआत की उसकी। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को माननीय कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, उनने अपने वाहन बिठा के ले आए और उसका नाम वापस करा दिया। खजुराहो की बात करें तो कूट रचनाओं के तहत हमारे गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द करवाने का काम किया। कुल मिला के जहां जहां इनको भय था, इन्होंने आयातित कार्यकर्ताओं के इनके हिसाब से ये कहते हैं कि हमने 4-5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में जोड़ लिया। अरे भैया, आपको इतनी अपने आप पे भरोसा था, देवतुल्य कार्यकर्ता और विश्व की सबसे बड़ी बिस्कुल वाली पार्टी, ये सारी चीजें हैं, तो आपको दूसरी पार्टी से आयातित कार्यकर्ता करने की क्या जरूरत पड़ गई थी जब आपका देवतुल्य कार्यकर्ता आपके साथ है। कुल मिला के आपका उद्देश्य एन प्रकार कुर्सी पाना है। कुर्सी तो आपने पा ली, लेकिन अब भाजपा की सरकार नहीं है केंद्र में, अब एनडीए की सरकार है। अब बैसाखियों के सहारे चलना पड़ेगा। अब ईडी और सीबीआई और आईटी के माध्यम से आप चंदे का धंधा नहीं खोल पाएंगे। आपको आईना दिखाने के लिए जबरदस्त विपक्ष है, और मैं समझता हूं प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ भी अब उस तरीके की बात नहीं करेगा। निष्पक्षता के साथ जो हो रहा होगा देश में उसे पूरा दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। माननीय स्वदेश जी, आज सेंट्रल हॉल में जब एनडीए का संसदीय दल की बैठक चल रही थी, तो उस वक्त आप देखिए कि मुख्य मंच पे करीब करीब 12-13 लोग थे जो अलग अलग उनके सहयोगी दलों के लोग थे। और मैंने ठीक 5 साल पहले 25 मई शायद वो तारीख थी जब पिछली बार सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक हुई थी एनडीए की, उस वक्त भी 11 लोग थे जिसमें प्रकाश सिंह बादल और बाकी सब लोग थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे भी तब एनडीए के साथ थे, तब वो बैठे हुए थे। उस वक्त भी उन्होंने एनडीए सरकार का ही इस्तेमाल किया था, भले ही बीजेपी को पर्याप्त मैंडेट मिला हो, लेकिन तब भी उन्होंने एनडीए सरकार कही। क्या आप ये कह रहे हैं कि अब एनडीए सरकार कहा जाएगा? पहले चूंकि मैंडेट था, जिस वजह से बीजेपी सरकार आप उसे कहते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारी तो शुरू से एनडीए सरकार थी। आसिफ भाई, मैं शुक्रगुजार हूं। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश आपका आभारी है कि आपने इस सवाल को दोबारा रिपीट करके ये सुनाने को लोगों को कानों में सुनवा दिया कि जो उस समय जब सरकार थी, तो मैं समझता हूं पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 303 सीटें इनकी हुआ करती थी भाजपा की, इसलिए मनमाने फैसले करना, मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है उनको जेल में डालने का काम करना, ईडी और सीबीआई आईटी के माध्यम से, मैं समझता हूं अगर 100% लोगों पर कार्रवाई हुई तो ये, और 25% 50% ने भाजपा ज्वाइन कर ली तो उनकी कार्रवाई वही रुक गई है। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड को देखा होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, उनने कुछ दिनों बाद भाजपा को चंदा दे दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, उन पर कार्रवाई वही रुक गई। कुल मिला के चाहे वो कोविड शील्ड की बात करें, उसको 55 करोड़ रुपए से चंदा दे दिया तो उसको आपने काम दे दिया और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूं कि अब इस तरह की धांधली नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये इसमें मैं आपके इस जवाब का सार समझ गया। हालांकि आपने बहुत सारी बातें की। प्रेम व्यास जी, स्वदेश जी ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार होने के बावजूद 24 में, यानी उससे पहले जब 19 में सरकार बनी, तो एनडीए सरकार में होने के बावजूद आपने एजेंडे चलाए बीजेपी के, जबकि आप एनडीए सरकार में थे। और इस बार चूंकि आपकी मजबूरी है, इसलिए आपको एनडीए के एजेंडे चलाने पड़ेंगे, अकेले बीजेपी के एजेंडे आप नहीं चला पाएंगे। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आसिफ भाई, समस्या क्या है कि भीतर से मेलो व्यू, बाहर रूप अनेक, और नारायण तासो बोलो कहुआ तन मन एक। अब कांग्रेस की समस्या है, 2 दिन पहले तक ये चाह रहे थे कि जो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जो हमारे इसमें आ जाएंगे,
ये 2 दिन से जो है माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब वो माहौल चूंकि समाप्त हो चुका है तो ये नया बिगुल बजा रहे हैं। आप देखिए, इसके पूर्व में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जहां पर भी आवश्यकता हुई हमने क्षेत्रीय दलों को जो है प्रतिनिधित्व देने का कार्य 2014 से किया है। इसीलिए आज वो गठबंधन धर्म के जो नेता है, लोग हैं हमारे साथ में। नीतीश जी को मैंडेट मिला था उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने पर मिला था। चंद्रबाबू नायडू, अटल जी के समय से एनडीए के निर्माण में सबसे अहम भूमिका में जो है नीतीश जी आपके साथ है ना वैसे, क्योंकि 10 साल में 4 बार तो वो यहाँ वहां जा चुके हैं। सुन लीजिए आसिफ भाई मैं इनके जवाब तो दे दूं, फिर आपकी बात के जवाब दे दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूर्व में कह चुके हैं अगर खराब था तो कांग्रेस ने क्यों लिया। ईवीएम पर जो है मतदान हुआ तो कांग्रेस ने अगर ईवीएम पर जो शंका जाहिर करी थी तो आज क्षमा याचना क्यों नहीं करी, ये प्रश्न आज देश की जनता पूछ रही है। दूसरा जो आपने कहा है, निश्चित रूप से हमने सभी गठबंधन धर्म का पालन करा है। अब देखिए ना, 2014 से लेकर 2024 के मध्य में जितने दल पूर्व से हमारे साथ में थे आज भी है, कौन हमको छोड़कर जा रहा है। दूसरी बात है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब नामों की घोषणा हुई तो सभी दलों ने एक मत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो है नाम लिया है, जिसको कांग्रेस विपक्ष जो है वो भी गलत लेने का कार्य कर रही है। इसीलिए मैंने कहा है कि भीतर से मेलो व्यू बाहर रूप अनेक, नारायण तासो बोलो कौआ तन मनेक। मैं एक एक प्रश्न के जवाब, चूंकि समय यहां पर कम है, एक एक प्रश्न के जवाब दे सकता हूं। गठबंधन छोड़िए, आप आपकी संभालिए। आपने 2 दिन पहले ईवीएम को लेकर कहा था करो या मरो, क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुए हैं। 2 दिन पहले से राहुल गांधी जी जो है प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से देश में असुरक्षा का माहौल व्याप्त करना है, और जैसे ही रिजल्ट जो है कुछ करीब आए, मैं आपको आश्वस्त होकर बोलता हूँ 6 महीने घमंडिया गठबंधन ये 6 महीने में टूट की कगार पर खड़ा है और निश्चित रूप से पूर्ण टूटेगा। वही जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। निश्चित रूप से पूरे कार्य जो पेंडिंग थे अगले आने वाले 5 वर्षों में किए जाएंगे। पूरा वो तो खैर भविष्य के अभी गर्भ में है कि उसमें होता क्या है। अनुराग सर, एक बात है, स्वदेश जी के तमाम जवाबों को देखते हुए मुझे कुछ जो समझ में आया वो ये कि अब चूंकि नतीजे आ चुके हैं और मुफीद कांग्रेस के लिहाज से भी हैं, 44 और 52 सीटें वाली लाने वाली कांग्रेस 99 सीटें ला चुकी है, तो ईवीएम पर तो शायद अब अगले 5 साल हो हल्ला नहीं होगा। लेकिन स्वदेश जी की बातों से लग गया साफ साफ कि सीबीआई ईडी का नाम उन्होंने 2 बार दोहराया। इसका मतलब अब अगला फोकस जो विपक्ष का रहेगा वो सीबीआई और ईडी ही रहेगा। देखिए, बतौर विपक्ष अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके नेताओं को जानबूझ करके उन पर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि दिखता भी है, इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ जो नेता चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हों, उन पर निशाना कम साधा जाता है, फिर चाहे वो अजीत पवार हो चाहे नारायण राणे हो। तो ऐसे में तो विपक्ष के तर्क दमदार लगते हैं कि जब एक बार वो आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन वाली बात जो होती है, और ये सवाल सत्ता से लगातार हम पूछते रहे तो ये पूछने में क्या गुरेज, और ऐसे में विपक्ष अपनी बातों पर ठीक लगता है। लेकिन जहां पर वो विपक्ष में आता है, मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक मजेदार वाकया बताता हूं। मैंने शायद आपसे पिछली बार भी चर्चा में ये बात कही थी कि जब पिछले विधानसभा चुनावों में हम बस्तर से ही चुनाव कवर करने पहुंचे, और वहां मैंने अपने साथी रिजवान भाई से कहा कि ये तो चुनाव पूरी तरह से ऐसा लगा कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, जबकि रमन सिंह इतने सालों के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखिए, हर गांव से निकल कर वो वोट देने आ रहे हैं, और ये स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है। और इस दफे हम वापस से बस्तर में थे, और उसकी कहानी बताता हूं कि जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष दीपक बैज, उनकी सीट पर चुनाव था, वो पुराने मित्र हैं, उनके घर पे भी गए और उनसे इंटरव्यू देने की गुजारिश की। तो पहले तो फोन नहीं उठाया, बाद में 11:30 बजे सुबह उन्होंने बताया कि वो रात में 2 बजे देर में लौटे, इसलिए उठे नहीं और उनकी सीट पर मतदान हो रहा था। और हम पूरी रात रायपुर से चलकर पहुंचे थे, सुबह 6 बजे से लाइव कर रहे थे और उनके दरवाजे पर थे। ये कहानी बताने का मतलब ये है कि चुनाव जब आप पूरी ताकत से लड़ते हैं, पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, परीक्षा की तैयारी पूरी करते हैं, और वहीं के अधिकारियों ने बताया कि जिन गांवों में वो जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बीजेपी के लोग पिछले 3 सालों से उन गांवों में जाकर के बैठ गए और बाकायदा मेहनत की, तो इसका परिणाम उनको मिला। अब आप इस हार का ठीकरा चाहे तो ईवीएम पर फोड़ दीजिए। चूंकि हमारा जो आज का विमर्श था वो पूरा ईवीएम पर था, इसीलिए मैं बार बार उस विषय के आसपास ही आ रहा हूं। लेकिन चूंकि बीच में सीबीआई और ईडी का भी जिक्र आया है, तो इसको लेकर तो सवाल उठेंगे और सत्ता को इसका जवाब देना चाहिए बड़ी ईमानदारी से कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी राजनीतिज्ञ अगर वो सत्ताधारी दल में शामिल हो जाता है तो उसके बाद उस पर लगे मामले एक तरह से ऐसा दिखता है कि ठंडे बस्ते में चले जाते हैं।
जी अनुराग जी, यही सवाल जो मैंने कभी स्वदेश जी से पूछा था वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजस्थान में अगर कांग्रेस को कामयाबी मिलती है, एमपी की बात छोड़ दीजिए, अगर अच्छी खासी सीटें देश में कांग्रेस को मिलती हैं, तो फिर कम से कम कांग्रेस को खुले तौर पर ईवीएम पर ठीकरा ना फोड़ते हुए अपनी कमियों को कार्यकर्ताओं के साथ रखना चाहिए, अपनी कमियों पर समीक्षा करनी चाहिए, बजाय खुद से एक बहाना, और उसके बाद फिर जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को मानने लगते हैं कि हाँ आलाकमान कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, गलती ईवीएम की है, ऐसे तो हम कभी जीत ही नहीं सकते। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था आसिफ, और इसीलिए मैंने स्वदेश जी को भी यह उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ का, ताकि वो समझें। और मैं आपसे बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और जब यहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो 5 ऐसे बूथ थे नए भोपाल में जिसमें कांग्रेस का एक भी पोलिंग एजेंट नहीं बैठा था। एक भी पोलिंग एजेंट सुबह 11 बजे तक नहीं बैठा था। उसके बाद अगर आपको जिस पर ठीकरा फोड़ना है आप फोड़ दीजिए, लेकिन ये हकीकत में है कि जब बीजेपी की तैयारी पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख पर होती है तो कांग्रेस की तैयारी उस स्तर की नहीं होती है। वो स्टूडियो में बैठकर कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप जमीन पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव लड़ने का जो एक मैकेनिज्म कह लीजिए या एक पूरा यंत्र कह लीजिए बीजेपी ने बना रखा है, और उसके कार्यकर्ता जमीन पर जाकर मेहनत करते हैं। जब वो भी काहिल साबित होते हैं तो हारते हैं, और जब वो काहिल साबित नहीं होते, और अधिकतर वो काहिल साबित नहीं होते हैं, तो वो चुनाव जीतते हैं। तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने के बजाय अगर पार्टी अपने संगठन, बिल्कुल, और यहां से एक नया सवाल ये निकलता है अनुराग जी कि क्या कांग्रेस ने उस शिद्दत से चुनाव नहीं लड़ा? क्या जीतू पटवारी के नेतृत्व में, क्योंकि आरोप ये भी लगते रहे कि इस पूरे चुनाव में जीतू अपनी टीम तक नहीं खड़ी कर पाए थे, सवाल ये भी उठ जाते हैं कि फिर क्या 29 की 29 सीटें हारने वाले, पहली बार एमपी में इतना बुरा प्रदर्शन करने वाले, क्या कांग्रेस पर जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? ये सवाल कभी हम चर्चा में आगे रखेंगे, इस पर एक अलग से डिबेट करेंगे। मेरे पास फिलहाल वक्त खत्म हो गया। अनुराग सर, बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ स्वदेश जी, प्रेम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो खैर नतीजे आ ही गए हैं और आंकड़े भी हमारे सामने हैं। बाकी ईवीएम पर अब आगे इस पर क्या बयान आते हैं वो जरा हमें देखना होगा, क्योंकि शायद पीएम को तो ऐसे ही लगता है कि इस पर अब कम से कम 5 साल चर्चा नहीं होने वाली, क्योंकि नतीजे दोनों तरफ से दोनों को संतुष्ट करने वाले आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं